नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज और मैं आपके साथ मुरली हूँ। आज हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में, और बलिया जनपद के एक छोटे से गांव में जहां बलिया के बाबू साहब यानी चंद्रशेखर जी पैदा हुए। बहुत कम भारतीय राजनेता देश की समस्याओं को समझ पाते हैं और उसी के लिए समाधान खोजने में सफल हो पाते हैं। ऐसा ही एक विजयी राजनीतिज्ञ चंद्रशेखर जी हैं, जो बीपी सिंह के बाद भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में एक छोटा सा कार्यकाल जरूर इनका रहा, लेकिन इनको एक मजबूत प्रधानमंत्री व इनके कार्यकाल को भारत देश की राजनीति में असरदार कार्यों के लिए याद किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बहुत अधिक अविश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण देश की हालत बहुत नाजुक दौर से गुजर रही थी। उस वक्त ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो निजी स्वार्थों से ऊपर राष्ट्रहित में कार्य करें। चंद्रशेखर ने इस परिस्थिति में एक अच्छी राजनीति देश को दी। एक छोटी अवधि के लिए कार्यकाल होने के बावजूद वे पूर्णतया और राजनीतिक सत्ता के साथ अपने नैतिक गुणों का भी प्रदर्शन किया। आज हम बलिया के बाबू साहब यानी चंद्रशेखर जी की बात करते हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बिलसा रोड तहसील के एक छोटे से गांव इब्राहिम पट्टी में हुआ था। आज हम इस गांव सभा में आ चुके हैं। यह गांव उस समय चर्चा में आया था जब बीपी सिंह के बाद 8वें प्रधानमंत्री के रूप में ये शपथ लिए थे। पूरे भारत में समाजवादी पुरोधा के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले चंद्रशेखर जी ने कभी अपने नीतियों के साथ समझौता नहीं किया। जब देश की हालत ठीक नहीं थी, देश एक गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, उस समय भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। बलिया के बाबू साहब यानी चंद्रशेखर जी, जिनको दाढ़ी और कुर्सी के बाबा के नाम से भी जाना जाता है। एक वाक़या आप आपको बता दें कि चंद्रशेखर जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव से हुई, और यहाँ से उठ करके जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक इतिहास रहा है कि हॉस्टल में उनके साथ रहने वाले जितने भी विद्यार्थी थे सभी उनको बड़े ही प्रेम से नेताजी के रूप में जानते थे। चंद्रशेखर जी एक बार अपनी साथी के साथ परीक्षा दिलाने के लिए मध्य प्रदेश चले गए। चंद्रशेखर जी 3 दिन तक जो है मध्य प्रदेश में रहे। चंद्रशेखर जी जो है प्रत्येक दिन जो है अपनी दाढ़ी बनाते थे। 3 दिन के प्रवास में चंद्रशेखर जी अपने रूम से निकल करके नाई के तलाश में रोड पे निकलते थे, लेकिन उन्हें नाई नहीं मिलता था। 3 दिन के प्रवास में चंद्रशेखर जी की दाढ़ी बढ़ गई। जब वह पुनः इलाहाबाद लौटे और हॉस्टल में गए तो हॉस्टल के छात्रों ने कहा, यह दाढ़ी आपको बड़ी अच्छी लग रही है। ऐसे में चंद्रशेखर ने तभी से दाढ़ी बनवाना बंद कर दिया, और चंद्रशेखर आजीवन जो है दाढ़ी रखे, जिनको हमारे भोजपुरी और पूर्वांचल के लोग दाढ़ी के नाम से भी जानते थे। हम इस समय जो है उत्तर प्रदेश के बिलसा रोड तहसील के इब्राहिम पट्टी ग्राम सभा में हैं, जहां चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहते हुए जो है इतने सुंदर जो है दक्षिणी भारत के तर्ज पे जो है एक मंदिर का निर्माण कराया, जो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरे एपिसोड में चंद्रशेखर जी के जीवन से जुड़ी हुई उन तमाम चीज़ों को लेकर के हम आपके सामने आएंगे। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए नेशनल कवरेज। धन्यवाद। मऊ जनपद में श्री साईं अरुण सामाजिक विकास एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि विश्व भर में लगभग 6 लाख लोग हर साल तंबाकू के सेवन से अपनी जान गंवा देते हैं। वहीं 6.5 सेकंड में धूम्रपान करने वाले प्रति व्यक्ति की मौत हो जाती है, और लगभग हर साल 90,000 भारतीय तंबाकू सेवन से मरते हैं, जो एड्स और मलेरिया से होने वाली मौतों से अधिक है। प्रतिदिन 2200 से अधिक भारतीय तंबाकू सेवन से मरते हैं। भारत में कैंसर से मरने वाले 100 रोगियों में 40 तंबाकू के प्रयोग के कारण मरते हैं। धूम्रपान के अलावा तंबाकू सेवन कई प्रकार का है, जिसमें खैनी, गुटखा, तंबाकू युक्त मावा, मसाला, मिश्री एवं गुलाल, बीड़ी, सिगरेट की तरह हानिकारक है। राय ने कहा कि 12 से 16 वर्ष से ही तंबाकू सेवन करने से नपुंसकता होती है। तंबाकू नियंत्रण 2013 का जिक्र करते हुए कहा कि धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक जगहों पर जैसे सिनेमाघर, अस्पताल, रेलवे भवन,
रेलवे प्रतीक्षालय, मनोरंजन, शासकीय कार्यालयों, न्यायालय परिसर, शिक्षण संस्थाओं में धूम्रपान करना अपराध है, जिसमें अर्थदंड एवं कारावास का प्रावधान है। कार्यक्रम में तंबाकू नियंत्रण प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें कार्यक्रम में बच्चों ने संकल्प लिया कि हम धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पादन का सेवन नहीं करेंगे। हम सभी एवं अपने साथ समाज को तंबाकू से दूर रखेंगे। हम समाज में होने वाले इस लोगों को बचाएंगे। कार्यक्रम में संस्था के सचिव सीमा पांडे, प्रिंस प्रजापति, उसके साथ में बच्चे और अभिभावकों ने भी अपने अपने विचार रखे हैं। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव एवं रानीपुर शिक्षा क्षेत्र के गोकुलपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रह्मानंद सिंह ने शिक्षकों के वेतन में हो रही कटौती एवं विभागीय लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि जनपद के कुछ खंड शिक्षा अधिकारियों की वजह से शिक्षकों के कालातीत वेतन ट्रेजरी से वापस हो जा रही है। वहीं कुछ दिनों का वेतन का भुगतान विभागीय कर्मचारी और उनके खंड शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही की वजह से शिक्षकों का पूरा वेतन नहीं मिल पा रहा है, जिससे शिक्षकों में काफी रोष व्याप्त है। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव ब्रह्मानंद सिंह ने बताया कि कुछ खंड शिक्षा अधिकारियों की लापरवाही की वजह से शिक्षकों को उनका पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। वही संगठन द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार के साथ हमारी आर पार की लड़ाई चल रही है। किसी भी प्रकार में, किसी भी हाल में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हम सरकार से अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। अगर सरकार हमारी इन मांगों का ध्यान नहीं रखती है तो हम धरना प्रदर्शन करने को बाध्य हो जाएंगे। नहीं उपलब्ध करा पाए, जबकि हमारा ब्लॉक जो है रानीपुर, उसमें हमें लगता है कि कंप्लीट है, बकिया लोग नहीं दे पाए। अगर ये सब मांगे नहीं पूरी तो आगे क्या रहेगा? फिर हम लोग जो है धरना प्रदर्शन के लिए जो है बाध्य होंगे। ज्ञापन दिया जाएगा जिलाधिकारी को के माध्यम से जो है शासन को। हम अपनी हित की लड़ाई के लिए तो लड़ते रहेंगे। जब नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। मैं आपके साथ मुरली मनोहर भाई। हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में, और हमारे साथ जो है प्रभात कुमार सिंह, सहायक समायुक्त मऊ जुड़ चुके हैं। आइए हम आपसे जो है श्रम विभाग में होने वाले तमाम लाभकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जनता को उसका लाभ क्या मिलता है और कितने मजदूरों का जो है रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में हुआ है, और रजिस्ट्रेशन के बाद मजदूरों को क्या लाभ मिलता है, और जिन मजदूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है सहायक समायुक्त प्रभात कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस आप लोगों के माध्यम से ही जो हम लोग कार्य करते हैं जनपद में, उसकी सूचना जनता को मिलती है। तो एक जो हम लोग कार्य करते हैं उसके बहुत बड़े आधार बिंदु आप होते हैं। देखिए, जो जहाँ तक लाभकारी योजनाओं की बात है, तो श्रम विभाग में जो निर्माण श्रमिक होते हैं, जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, ईंट भट्टे में काम करते हैं, पथाई का, निकासी का, उसके अलावा बांध बन रहा है, रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, तो यहाँ काम करने वाले श्रमिकों का पंजीकरण होता है। पहले पंजीकरण की बात बता दूं मैं। पंजीकरण जो होता है वो कम्प्लीटली अब जन सेवा केंद्रों के माध्यम से और VLEs के माध्यम से होता है, जहां इसका शुल्क 20 रुपये पंजीकरण का है और 20 रुपये अंशदान है। लेकिन जब VLE के यहाँ ये रजिस्ट्रेशन होता है तो संभवतः उनके यहाँ से 55 रुपये कटते हैं। तो लेकिन 55 रुपये में मैं मजदूरों को बताऊँगा कि लगभग उनका कम से कम, अगर सामान्य मृत्यु भी होती है तो 2 लाख का बीमा हो जाता है, जो शायद दुनिया की सबसे सस्ती बीमा है। भगवान न करे किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटे, लेकिन सबसे हमारा वल्नरेबल मजदूर होता है, किसी बिल्डिंग में काम कर रहा है, गलती से या किसी कारणवश गिर गया, स्थायी अपंगता हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसके परिवार को बहुत बड़ा संबल मिलता है। एक्सीडेंटल डेथ में ये 2 लाख की धनराशि 5 लाख है। इसी तरह प्रसव होता है, किसी मजदूर को बच्चा होता है, लड़का होता है तो 20,000 रुपये मिलता है, लड़की होती है तो 25,000 मिलता है। उसके साथ ही 25,000 की FD होती है जो 18 साल बाद होती है। इसी तरह से जैसे किसी श्रमिक की पुत्री है, उसका विवाह वो करते हैं तो उन्हें 55,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। सर, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जी, आपने एकदम सही कहा। जिनका पंजीकरण हमारे यहाँ नहीं है उनको ये लाभ नहीं मिलता है। सिर्फ एक स्कीम है जिसमें अगर उसकी कार्यस्थल पर मृत्यु हो जाती है तो हम लोग पहले 50,000 रुपये की धनराशि देते थे और अब 1 लाख रुपये की धनराशि देते हैं जिलाधिकारी से विशेष अनुमति प्राप्त करके। लेकिन जो अन्य योजनाएं हैं उसमें उसे लाभ नहीं मिल पाता है। अब तक हम लोगों ने जनपद में
1,10,000 से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण कराया है, लेकिन बहुतायत हमारे जो श्रमिक हैं उनका नवीनीकरण नहीं हो पाता है, जिस पर जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी का बहुत विशेष जोर है। जब आप आए अभी तो इस संबंध में मैं एक प्रेस विज्ञप्ति भी दे रहा था। चूँकि ये कार्य हमारे दफ्तर के किसी भी IT से या ऑपरेटर नहीं कर सकते हैं, ये जनसेवा केंद्रों से ही होना है, तो इसमें हमारी मुख्य भूमिका फैसिलिटेटर की है। तो हम इस कार्य को आने वाले समय में बहुत तीव्र गति से फैसिलिटेट करेंगे, ताकि जब तक मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब तक हम ट्रेन का टिकट नहीं कटाएंगे तो हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो एक तरह से रजिस्ट्रेशन जो है वो ट्रेन का टिकट है। जहाँ तक रिन्यूअल की बात है, तो अगर उसका रिन्यूअल ड्यू है, बकाया हो गया, उसने नहीं कराया, गरीब होता है वो मजदूर, वो पढ़ा लिखा नहीं होता है। कितने दिनों में रिन्यूअल होता है? रिन्यूअल हर 1 वर्ष के बाद उसे कराना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश उसने नवीनीकरण नहीं कराया है तो उसमें 5 रुपये महीने का उसको पेनल्टी लगता है, नवीनीकरण हो जाता है। जैसे कोई श्रमिक है, भूलवश, गलतीवश, जानकारी के अभाव के कारण नवीनीकरण नहीं करा पाया और उसको अपनी बिटिया की शादी करनी है, तो शादी करनी है तो वो अपना नवीनीकरण, अगर वो अब भी निर्माण श्रमिक है जो कि रहते ही हैं, तो वो अपना पेनल्टी दे के 150 रुपये जो भी होता है 30 रुपये और नवीनीकरण करा सकता है और योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकता है। इसी तरह हम लोगों का एक और कार्य होता है, जैसे जो आप देखते होंगे कि पहले ढाबों में बहुत बच्चे काम करते थे या दुकानों में, तो इस संबंध में एक विशेष अभियान हम लोगों ने चलाया। इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने लगभग 31 बाल श्रमिकों को चिन्हित किया है, जिसमें हम उनके जो सेवा योजक होते हैं उनका जवाब लेते हैं। अगर वो संतोषजनक नहीं है, 18 साल से कम उम्र के पाए जाते हैं, तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सीधे साहब के सामने एक सर एक सवाल और आता है। हमारी अपनी निजी दुकान है और मेरे अपनी निजी दुकान में भी जो है 16 साल से कम बच्चे कार्य करते हैं, क्या वो भी बाल श्रमिक के रूप में आएंगे? देखिए, हाँ, अगर 16 वर्ष नहीं 18 वर्ष से कम का है तो ये तो एक पेनल्टी वाला प्रोविज़न हो गया, ये नकारात्मक तरीका होता है। लेकिन सकारात्मक तरीके से इसको बात करें तो मैं तो सबसे हमेशा अपील करता हूँ कि 18 वर्ष से कम का है तो उसके लिए सरकार ने पढ़ने लिखने के लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं, उनको निश्चित रूप से वहाँ भेजना चाहिए, न कि अपनी दुकान पे। और हमारे यहाँ जो श्रम प्रवर्तन अधिकारी निरीक्षण करते हैं तो इस बात का ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जिसने व्यक्ति ने सर अभी भी तमाम होटल ऐसे हैं जिसमें नाबालिग बच्चे काम कर रहे हैं, तो इसी संबंध में तो हम लोग कार्रवाई करके 41 को चिन्हित किया है और धीरे धीरे ये कार्रवाई जारी रहेगी आने वाले समय। अगर नाबालिग बच्चे काम करते हुए पाए जाते हैं तो उनको किस धारा के अंतर्गत कौन सा मुकदमा बनेगा? ये बाल श्रम प्रतिषेध एवं उत्साधन अधिनियम है 1986 का, जिसमें संशोधन 2016 में हुआ, उसके तहत हम लोग कार्रवाई